नमस्कार साथियों, मैं मुकेश मेरिया लेक्चर पॉलिटिकल साइंस आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, आज से अपन एक नई सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं करंट जीके की। और अब से आपको वर्ल्ड लेवल का, नेशनल लेवल का और राजस्थान लेवल का करंट जीके वो आपको एक महीने में 4 क्लास के माध्यम से दिया जाएगा। और एक विशेष क्लास होगी और उस विशेष क्लास में अपन उस महीने के करंट जीके की कुछ विशेष घटनाक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। साथ में आपको ये जो क्लास है हर संडे के दिन मिलेगी। अभी ये जो क्लास है वो 1 जून से लेकर के 7 जून 2023 के करंट जीके से संबंधित है। अभी लगती क्लास होंगी, उसके बाद ही धीरे धीरे हर संडे को 7 दिन की क्लास होगी। तो ये अभी 1 से 7 जून के मध्य का करंट जीके। देखिए, पहला प्रश्न है, किस राज्य में हिंसा को रोकने हेतु आर्टिकल 355 लागू किया गया है? अपने जो प्रश्न होंगे वो पूर्णतः ओल्ड जीके से संबंधित भी होंगे और एक करंट जीके को कोरिलेटेड करके अपन इसमें पूरा विस्तृत समझाने का प्रयास करेंगे। देखो, आर्टिकल 355 आर्टिकल 355 बताता है कि यदि किसी राज्य में आंतरिक असुरक्षा पैदा हो जाती है तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार का दायित्व बनता है कि वह सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेगा। तो आर्टिकल 355 को हाल ही में किस राज्य में लागू किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? मणिपुर। अब देखो किस कारण से हुआ। तो आपने पढ़ा होगा कि मणिपुर में हिंसा हुई है और मणिपुर पहला राज्य है जिसने वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया था। मणिपुर हिंसा हुई कभी? 3 मई 2023 की बात है। इसका रीजन क्या है? मणिपुर के बारे में यदि थोड़ा सा अपन देखें, मणिपुर में कुल मिलाकर के 28 लाख की आबादी है और इस 28 लाख की आबादी में मुख्यतया दो समुदायों का अहम रोल है। एक तो है मेत्तेई मेत्तेई और दूसरे जो समुदायों का समूह है उसमें मुख्य समुदाय है कुक्की की है, नग्गा है, जुम्मी है। ये समुदाय है यहाँ पे। अपने को ये देखना है कि मेत्तेई और कुक्की समुदाय इन दोनों के बीच की हिंसा हुई, लड़ाई का कारण ये दोनों ही है। हुआ क्या था? मेत्तेई समुदाय है वो 28 लाख में 53% है। कहने का मतलब मेत्तेई है वो बहुसंख्यक है और अन्य जो कुकी, नगार, जुम्मी है ये है अल्पसंख्यक समुदाय। और ये अल्पसंख्यक क्यों है? क्योंकि इनकी संख्या है कम और इनका संबंध ये 10 पहाड़ी जिलों से 10 से जिलों में ये जनजाति है वो निवास करती है और ये आदिवासी है, एसटी में शामिल है, अनुसूची 6 में शामिल है। ये जो 10 जिले हैं, ये 10 जिले जो कि पूर्णतया कुकी का ही प्रतिनिधित्व करते हैं और पहाड़ों में निवास करते हैं। अब मेत्तेई को सरकार ने राजनीतिक कारण से ही एसटी समुदाय में शामिल करने का फैसला लिया। एसटी समुदाय में मेत्तेई है बहुसंख्यक है और मेत्तेई मणिपुर में मैदानी भागों में निवास करती है। तो इन लोगों ने, कुकी लोगों ने विरोध किया कि मेत्तेई को एसटी समुदाय में शामिल नहीं किया जा सकता, नहीं वो किसी प्रकार की आदिवासी जनजाति है, क्योंकि इससे इन लोगों का लॉस हो रहा था। तो इन लोगों ने विरोध करने के उद्देश्य से 3 मई को एक सभा का आयोजन किया इम्फाल में। मणिपुर की राजधानी कहाँ पे है? इम्फाल। और इसमें कुल मिलाकर के जिलों की बात करें तो जिले कितने हैं? 16 जिले। इनके सीएम एन बीरेन सिंह। बीरेन सिंह मणिपुर के सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह। और यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो ला गणेशन। देखो, इन्होंने क्या किया, एक सभा की और सभा की किन्ने? तो उसके लिए एक यूनियन है स्टूडेंटों की, AITSU।
ऑल इंडिया ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन, ऑल इंडिया ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन है जनजाति एसटी लोगों की। और उन्होंने क्या किया, 3 मई को एक सभा का आयोजन किया और इनके माध्यम से ही इस सभा के अंतर्गत हिंसा हुई थी। और सबसे ज्यादा हिंसा का शिकार हुआ था पूरा चांदपुरी और विष्णुपुर जिला, विष्णुपुरी, ये 2 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे इससे। अब इसके बाद ये घटना जैसे हुई तो यहाँ पे धारा 144 के माध्यम से कर्फ्यू लगा दिया गया और आर्टिकल 355 के अकॉर्डिंग मणिपुर में डायरेक्ट गृह मंत्रालय के अधीन अभी मणिपुर का जो इन जिलों का जो शासन है वो चलने लग गया। नेक्स्ट पर्सन है, मणिपुर हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया। देखो इस प्रकार के प्रश्न होंगे इसमें जो डायरेक्ट एग्जाम बेस पे होंगे, हर प्रकार का मैटर शामिल न करके एकदम इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको इसमें शामिल किया जाएगा। तो मणिपुर में मैंने आपको बताया हिंसा हुई, इस हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। इस न्यायिक आयोग में केंद्र सरकार के द्वारा किया गया, मिलाकर के कितना सदस्य आयोग है, 3 सदस्य आयोग है। इन 3 सदस्यों में से अजय लांबा जो कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय उसके चीफ जस्टिस हैं, पूर्व है। देखो अजय लांबा है वो गुवाहाटी के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, इनको अध्यक्ष बनाया गया है, इनको अध्यक्ष बनाया गया है। और 2 अन्य सदस्य, एक तो आलोक प्रभाकरी, ये हैं आईपीएस अधिकारी, पूर्व आईपीएस अधिकारी, और हिमांशु शेखर दास ये पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि वो जो घटना थी उस घटना की जांच करने के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया और इस आयोग में कुल मिलाकर के 3 सदस्य हैं जिसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, अजय लांबा को। और इन्हें 6 माह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है, 6 महीने का समय इन्हें किया गया। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के द्वारा अन्न भंडारण कार्यक्रम के अंतर्गत कुल कितना व्यय किया जाएगा। अन्न भंडारण कार्यक्रम इंपॉर्टेंट है। देखो अभी भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना होता है, कुल खाद्यान्न उत्पादन तो वो होता है 3100 लाख टन, 3100 लाख टन। और भारत के पास इस खाद्यान्न को भंडारण करने की सुविधा है वो अभी कितनी है, तो वो है 1450 लाख टन को भंडारित किया जा सकता है। इतने अनाज गोदाम यहाँ पे है जिनकी भंडारण क्षमता 1450 लाख टन है। अब केंद्र सरकार के मंत्री हैं अनुराग ठाकुर के माध्यम से बताया गया कि अभी भारत में जो अन्न भंडारित करने की क्षमता है उसको बढ़ाया जाएगा और उसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना के लिए, इस कार्यक्रम के लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे जिससे यह क्षमता 2150 लाख टन हो जाएगी। 2150 लाख टन करने का मतलब 700 लाख टन अनाज गोदाम है वो बढ़ाए जाएंगे। देखो यह विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण की योजना है और इसके माध्यम से 150 लाख टन अन्न का भंडार किया जाएगा और उसके लिए प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर 2000 टन का अन्न गोदाम बनाया जाएगा। ब्लॉक स्तर पे भारत के प्रत्येक ब्लॉक स्तर में, प्रत्येक ब्लॉक में 2000 टन का एक गोदाम बनाया जाएगा और ताकि किसानों की जो फसल है वो खराब नहीं हो और अनाज है वो वेस्ट में नहीं जाए और खाद्यान्न सुरक्षा जो
जो खाद्य सुरक्षा जो एक्ट लाया गया है उसको भी सहारा मिले और लोगों को अनाज जो प्रोवाइड करवाया जाता है वो भी आसानी से मिल सके। कहने का मतलब ये हुआ कि अनाज की बर्बादी नहीं हो। नेक्स्ट देखो तो इसका उत्तर क्या हो गया, 1 लाख करोड़। और ये कितने सालों में किया जाएगा, 5 वर्ष में। 1 वर्ष में नहीं है, ये 5 वर्ष में ये टारगेट रखा गया है कि 700 लाख टन की क्षमता वृद्धि की जाएगी। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का संबंध किस राज्य से? मुख्यमंत्री लाडली बहना, देखो ये जो योजना है इसका संबंध है एमपी से। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का संबंध किस राज्य से है, तो एमपी से। एमपी में मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान। देखो एमपी में पहले केंद्र जो सरकार थी वो कांग्रेस की बनी थी और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान को यहाँ पे मुख्यमंत्री, जब जो कांग्रेस की सरकार गिर गई तब जाकर के जो भाजपा ने शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया। अब देखते हैं अपने, ये जो योजना है ये 10 जून से लागू होगी। 10 जून 2023 से पैसे मिलना प्रारंभ होगा और यह 1.75 करोड़ महिलाओं को जो पैसे दिए जाएंगे। इसमें देखो है क्या कि महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबित करने के लिए, आर्थिक स्वावलंबन, कि महिलाएं आर्थिक रूप से स्ट्रोंग हो और साथ में कमजोर तबके की जो महिलाएं वो अपने बच्चों के पोषण स्तर में वृद्धि कर सकें। तो इसके लिए यह योजना प्रारंभ की गई है। महिलाओं को सम्मानित करने के उद्देश्य से, महिलाओं को स्वावलंबन बनाने के उद्देश्य से और उनके पोषण स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से। और प्रत्येक महिला को, जो 1.75 करोड़ महिलाएं में प्रत्येक महिला को 1000 रुपए की राशि पर मंथ दी जाए। तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का संबंध किससे है, एमपी से। और इसमें प्रत्येक महिला को कितने रुपए मिलेंगे, 1000 रुपए। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस WWDC 2023 की स्विफ्ट स्टूडेंट चैलेंज का विजेता कौन है? देखो ये इंपॉर्टेंट पर्सन है। वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस ये एक इनोवेशन प्रोग्राम है और इस इनोवेशन प्रोग्राम को आयोजित किसने करवाया है, एप्पल ने। एप्पल जो कंपनी है उस एप्पल के माध्यम से करवाया गया है और एप्पल के सीईओ कौन है, टिम कुक। टिम कुक। तो इन्होंने एक अवार्ड रखा, स्विफ्ट स्टूडेंट चैलेंज। इसका मतलब ये हुआ कि नवाचार के माध्यम से कोई स्टूडेंट है वो एक ऐसा ऐप बनाए जो वास्तव में एक अलग प्रकार का नवाचार हो। तो इसलिए इसमें 30 देशों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। कुल मिलाकर के 30 देशों के विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें से अंतिम राउंड में अस्मी जैन ने यह स्विफ्ट स्टूडेंट चैलेंज का खिताब जीता और इसमें फाइनल में विजेता बनी। अस्मी जैन का संबंध कहां से है, डोरे एमपी। किस प्रकार का ऐप बनाया है, तो ये 20 वर्षीय बालिका है अस्मी जैन, जिसका जो संबंध है वो इंदौर एमपी से है। और अस्मी जैन ने एक ऐसा ऐप बनाया जो आई मूवमेंट को ट्रैक कर सकता है। ट्रैक, देखो इसका मतलब समझो आप क्या है। इसका मतलब ये है कि कई ऐसे लोग होते हैं जिनके पैरालिसिस हो जाता है आइज में और उनकी पुतली इधर उधर हिलती डुलती नहीं है। तो जो आंखों की एक्सरसाइज कराने के उद्देश्य से एक ऐप बनाया गया, उस ऐप के माध्यम से आंखों को ट्रैक किया जाएगा
और फिर आंखों का मूवमेंट, आंखों की एक्सरसाइज की जाएगी। तो कहने का मतलब जो पैरालिसिस के शिकार हैं उन लोगों को इसका फायदा मिलेगा। तो इस बालिका ने इस प्रकार का ऐप बना करके और फिर ये अवार्ड जीता है। ये जो बालिका है ये कहाँ पे पढ़ती है? मेट कैप्स यूनिवर्सिटी। मेट कैप्स यूनिवर्सिटी है एमपी में, उस यूनिवर्सिटी में ये बालिका पढ़ती है। नेक्स्ट देखो, अमेरिका व भारत के रक्षा मंत्रियों के मध्य द्विपक्षीय वार्ता का मुख्य विषय क्या है? देखो अभी हाल ही में 4 से 5 जून तक अमेरिका के रक्षा मंत्री भारत में आए। और अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं कौन? लॉयड ऑस्टिन। लॉयड ऑस्टिन है वो अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग है कहाँ पर स्थित? पेंटागन में। कहाँ पे? पेंटागन जो वर्जीनिया में है। तो लॉयड ऑस्टिन है वो भारत में आए। और भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह। इन दोनों के बीच में चर्चा हुई। द्विपक्ष का मतलब दो पक्षों के बीच की वार्ता। और इस वार्ता में बहुत सारे मुद्दों को सोल्व किया गया, बहुत सारी बातें हुई। परंतु सबसे प्रमुख विषय कौन सा था? वो विषय था मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र। देखो मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र है, ये बहुत ही आईआर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र है वो क्वाड जो देश हैं उनके सामरिक महत्व की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये हिंद प्रशांत क्षेत्र है वो आपको पता है, एक साइड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये क्वाड के सदस्य हैं। तो इनके ये व्यापार की दृष्टि से और नौसेना के अभ्यास की दृष्टि से, कहने का मतलब ये विदेशी नीति के हिसाब से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में क्या होता है आजकल कि चाइना है, चीन की तरफ से यहाँ पे सेंधमारी की जाती है। और चीन बार बार यहाँ पे अपने सैन्य अड्डे स्थापित करता है। मोतियों की माला का संबंध कहाँ से है? तो चाइना से। वो क्या करती है कि अपने तरीके से वहाँ पे सैन्य अड्डे स्थापित करती है। तो इस सैन्य अड्डे से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से यह मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र है, इस पर चर्चा की गई। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? सर्वोच्च नागरिक सम्मान। देखो कौन से देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित अभी किया गया है? तो वो है सूरीनाम। सूरीनाम। और इस नागरिक सम्मान का नाम क्या है? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ दी येलो स्टार। देखो सूरीनाम देश है वो है दक्षिण अमेरिका का, दक्षिणी अमेरिका का। और ये जो सूरीनाम है यहाँ पे ये सूरीनाम डॉलर चलती है। सूरीनाम आपको पता है कि नीदरलैंड का जो कॉलोनी स्थापित है यहाँ पे। और अधिकतर यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो रहते हैं डच, डच भाषी लोग यहाँ पे रहते हैं। सूरीनाम का सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है, सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उसका नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ दी येलो स्टार। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ दी येलो स्टार। और यह जो पुरस्कार है वो हाल ही में किन्हें दिया गया है? भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। सूरीनाम के जो राष्ट्रपति हैं
चंद्रिका प्रसाद, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? सूरीनाम के। और इन्हें निर्विरोध राष्ट्रपति बनाया गया था। भारतीय मूल के राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और इनके सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया द्रौपदी मुर्मू। देखो राष्ट्रपति से संबंधित थोड़ी सी अपन बात बताएं। ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति, 15वें नंबर की। और द्रौपदी मुर्मू है, इनका संबंध कहां से है? मयूरभंजी उड़ीसा से, मयूरभंजी ओडिशा। इनके यहाँ जो चुनाव है, अपने देखा कि द्रौपदी मुर्मू का चुनाव जब हुआ 2022 में जुलाई में, तब इनको 64.03% मत मिले थे। और इनका निकट का जो प्रतिद्वंदी था वो था यशवंत सिन्हा। उनको हरा करके फिर देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी थी। भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति तो द्रौपदी मुर्मू। और ये झारखंड के अंदर ये राज्यपाल भी रही हैं। और झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल बनने का गौरव भी इसी प्राप्त हुआ है। आपको एक प्रश्न बताना है कमेंट के माध्यम से कि राष्ट्रपति को शपथ किस अनुच्छेद से और कौन दिलाता है? नेक्स्ट है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO का महासचिव कौन है? देखो WMO का महासचिव विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, वर्ल्ड मोनेटरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मौसम विज्ञान संगठन। और इनका जो महासचिव है वो किन्ने बनाए गए हैं? सेलेस्टे साउलो, सेलेस्टे साउलो। और इनका संबंध कहां से है? अर्जेंटीना से, अर्जेंटीना से। ये WMO की प्रथम महिला महासचिव है। और अर्जेंटीना के जो मौसम विज्ञान जो संगठन है, मौसम विज्ञान जो डिपार्टमेंट है, उनके अध्यक्ष भी सेलेस्टे साउलो रही है। और WMO की प्रथम महिला महासचिव की बात करें तो वो सेलेस्टे साउलो अभी बनी है। ये जो WMO है इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 मार्च 1950। और इसके माध्यम से दुनिया के जो 193 देश हैं, 193 यूएनओ की जो कंट्री है, यूएनओ के सदस्य हैं, क्योंकि WMO यूएनओ की एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में काम करती है। और इसमें 193 सदस्य देश हैं। 193 सदस्यों के लिए साझे रूप से जलवायु से संबंधित, मौसम से संबंधित विभिन्न प्रकार की रिसर्च करती है। और उसके बाद साझा स्तर पर विभिन्न प्रकार के प्रयास या सुझाव इसमें दिए जाते हैं। तो WMO की महासचिव किसे बनाए गए हैं? सेलेस्टे साउलो को। और WMO की स्थापना कब हुई? 23 मार्च 1950। अब है नेक्स्ट है कि NIRF द्वारा किस संस्था को उच्च शिक्षा में सर्वोच्च रैंकिंग दी गई है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो UGC नेट की जो एग्जाम लगती है जिसमें फर्स्ट पेपर ही लगभग आपको बताऊं कि एक पर्सन आएगा ही। NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये NIRF है क्या? NIRF है, इसको स्थापित किया गया था 29 सितंबर 2015 को। ये किन के अधीन काम करती है? MOE। MOE क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। देखो
भारत सरकार में शिक्षा मंत्रालय की स्थापना ये 29 जुलाई 2020 को हुई थी। इससे पहले इस विभाग को MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहा जाता था और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का अभी नाम बदल करके 29/2020 को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अधीन ही NIRF काम करती है। और इसका काम क्या है, भारत में उच्च शिक्षा के जितने भी केंद्र हैं उन उच्च शिक्षा के संस्थानों को रैंकिंग देने का काम करती है कि उच्च गुणवत्ता की और विभिन्न प्रकार के अच्छे परिणाम देने वाली कौन सी संस्थाएं हैं, तो उनको रैंक देती है और इनके रैंक के लिए भी इनका एक इवोल्यूशन सिस्टम बना हुआ है। अब इसने 2023 में कुल मिलाकर के 12 क्षेत्रों को शामिल किया है। कुल मिलाकर के 12 क्षेत्र शामिल हैं जिसमें कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, फार्मेसी है। पहली बार इसमें एग्रीकल्चर संस्थान को भी शामिल किया गया है, इनोवेशन संस्थान भी हैं, इंजीनियरिंग की भी हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 12 क्षेत्रों से संबंधित उच्च शिक्षा की संस्थाएं हैं उनको रैंक दी जाती है और प्रत्येक क्षेत्र में 10 संस्थाओं को रैंकिंग में टॉप 10 संस्थाएं बताई गई हैं। इसमें ये जो संस्थाएं थी इन संस्थाओं में ऑल ओवर के हिसाब से देखें कि भाई सभी क्षेत्रों से संबंधित ऑल ओवर सर्वोच्च रैंकिंग किस संस्था की है, तो वो किसको दी गई है, IIT मद्रास को। देखो ऑल ओवर के हिसाब से 3 संस्थाएं महत्वपूर्ण है। सबसे ऊपर लेवल पे है 1 नंबर पे IIT मद्रास, 2 पे है IISc बेंगलुरु और 3 नंबर पर जो संस्था है ऑल ओवर में वो है IIT दिल्ली। इससे पहले 3 नंबर पर संस्था थी IIT मुंबई और 2023 में तीसरे नंबर पे है IIT दिल्ली। मद्रास है वो लगातार 5 पर बन गई है, लगातार 5 बार सर्वोच्च रैंकिंग इसको मिली है। तो IIT मद्रास सबसे टॉप मानी गई है। अभी इसमें अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित हैं। यूनिवर्सिटी के लेवल में देखें तो यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय की श्रेणी में IISc 1 नंबर पर है। यदि कॉलेज की दृष्टि से देखें तो मिरांडा हाउस दिल्ली ये सबसे 1 नंबर की रैंक वाली कॉलेज है। इनका देखो आपको मंथ के लास्ट में PDF बुक मिलेगी बिल्कुल फ्री, उसको आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध होगी और जब मंथ खत्म होगा तब की बात है, तब आपको जो बुक मिलेगी उसमें इसकी बहुत ज्यादा डिटेल मिलेगी क्योंकि अभी 12 क्षेत्रों से संबंधित संस्थाओं की चर्चा करना यहाँ पे सही नहीं है। नेक्स्ट देखो पब्लिक हेल्थ कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई है। अब ये जो करण जी के राजस्थान से संबंधित पब्लिक हेल्थ कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई, तो ये की गई है उदयपुर में। अभी जो बजट सेशन था 21-22 का उसमें ये बात हुई थी कि पब्लिक हेल्थ कॉलेज की स्थापना प्रत्येक संभाग पे की जाएगी और उसी के तहत उदयपुर में इसकी स्थापना की गई है। उदयपुर में इसकी 4.5 करोड़ रुपए के द्वारा इसकी स्थापना होगी। इसमें कुल खर्चा 4.5 करोड़ रुपए होगा और ये जो कॉलेज है इसमें कुल सीट कितनी होंगी, 25 सीट होगी। और पात्रता क्या रहेगी इसमें एडमिशन लेने की, इसमें MBBS, BDS, IUC, डॉक्टरी,
बीएससी बायोटेक या फिर एमए सोशोलॉजी। देखो, ये जो पब्लिक हेल्थ कॉलेज है जो उदयपुर में बनेगी, इसमें ये कैंडिडेट इसमें भाग ले सकते हैं, इसमें ये कोर्स कर सकते हैं। और कोर्स का नाम क्या है? मास्टर इन पब्लिक हेल्थ, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ। ये कोर्स करने के लिए एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष डॉक्टर, बीएससी बायोटेक, एमए सोशोलॉजी, ये कैंडिडेट इस कोर्स को कर सकते हैं। और इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य है कि पब्लिक हेल्थ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करना और एक वेलफेयर स्टेट का निर्माण करना। तो ये उदयपुर में बनेगी। नेक्स्ट इसमें है आपके कि कुल दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का कितने प्रतिशत योगदान है। तो इससे संबंधित बात इसमें है। देखो, कुल दुग्ध उत्पादन से संबंधित सहकारिता क्षेत्र से संबंधित जो क्रांति है, ते अपन श्वेत क्रांति बोलते हैं। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए जो चलाई गई थी, और एक कार्यक्रम इसके लिए ऑपरेशन फ्लड, जो कि 1970 के दशक में चला था। ऑपरेशन फ्लड को गुजरात में चलाया गया था गांवों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, और साथ में डेयरी जो पशुपालन व्यवसाय को और ज्यादा सुदृढ़ करने के उद्देश्य से चलाया गया। और ये गुजरात में चलाया गया। ऑपरेशन फ्लड के जनक से मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है वर्गीज कुरियन, मिल्क मैन ऑफ इंडिया। ऑपरेशन फ्लड को किसने चलाया? वर्गीज कुरियन ने। और गुजरात में वर्गीज कुरियन को क्या कहा जाता है? मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब ये जो कुल दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का कितने प्रतिशत योगदान है? देखो, कुल दूध उत्पादन में राजस्थान का है 15% योगदान। अभी भारत सरकार के पशुपालन विभाग के माध्यम से जो भी आंकड़े जारी किए गए स्टेटिक्स में, और उन आंकड़ों के अकॉर्डिंग राजस्थान 15.03% दुग्ध उत्पादन में योगदान करता है भारत के। और दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। प्रथम स्थान किसका है? राजस्थान का। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल में जारी आंकड़ों के अकॉर्डिंग राजस्थान का दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है। दूसरा स्थान है वो है यूपी का, और तीसरा है एमपी का। इस तरीके से नेक्स्ट देखो, इसके बाद ये मोलेला कला, मोलेला टेराकोटा को बढ़ावा देने हेतु किस जिले में शिल्प बाड़ी की स्थापना की जा रही है? मोलेला कला, देखो राजस्थान की ये कला बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। मोलेला एक गांव है, मोलेला, और ये कहाँ पे है? राजसमंद में, राजसमंद में। और यहाँ की जो कला है, मिट्टी की विभिन्न प्रकार की देवी देवताओं से संबंधित या अन्य मूर्ति बना करके ये लोग उस मिट्टी की मूर्ति को सिकाई करके, टेराकोटा का मतलब सिकाई करते हैं उसकी, और उसको सेकने के बाद जो मूर्ति बनती है उसे अपन मोलेला आर्ट के नाम से जानते हैं। मतलब उस प्रकार की जो चित्रकारी की जो कला है, उस विशेष कला को अपन मोलेला कला कहते हैं, जो राजसमंद से संबंधित है। और मोलेला कला है, ये बहुत ज्यादा फेमस कला है, और इसको जीआई टैग भी दिया गया है। जीआई
टैग भी दिया गया है, ये नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर बिक्री के लिए इसकी जो कलाकृति हैं वो जाती हैं। शिल्प बाड़ी, तो इस कला को बहुत ज्यादा संवर्धन संरक्षित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने शिल्प बाड़ी के निर्माण का प्रावधान किया है। शिल्प बाड़ी क्या होती है? शिल्प बाड़ी में देखो, एक तो होता है सेमिनार हॉल, सेमिनार हॉल, और एक होता है प्रदर्शनी हॉल, प्रदर्शनी। देखो इसका मतलब ये हुआ कि इस कला के माध्यम से जो भी कलाकृति बनाई जाती है, जो भी मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती हैं, उसको संरक्षण देने के लिए, और जितने भी लोग उसके खरीदार आते हैं देश विदेश कहीं से भी, तो उनको एक ही जगह पे सारी की सारी प्रदर्शनी मिले, तो उनके लिए एक शिल्प बाड़ी का निर्माण किया गया है। और ये शिल्प बाड़ी कहाँ पे बनाई गई है? राजसमंद में। नेक्स्ट देखो, इसमें 2.5 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे, मिला करके 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट है ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क, रिसाइकलिंग का मतलब है कोई भी चीज है उसका रीयूज, और ई वेस्ट, वेस्ट क्या है? वेस्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा। आजकल इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कई उपकरण अपन यूज लेते हैं, चाहे मोबाइल हो या अन्य प्रकार का जो उपकरण इंस्ट्रूमेंट जो अपन घर में यूज लेते हैं, और उनको जब खराब हो जाते हैं तो उसे कचरे के रूप में अपने फेंक देते हैं। तो उसमें कई प्रकार के केमिकल, कई प्रकार के प्लास्टिक और भी अन्य प्रकार के कचरे की चीजें होती हैं, तो उन चीजों के कारण से प्रदूषण फैलता है। उन चीजों को वापस रिसाइकल करने के उद्देश्य से इस पार्क की स्थापना की गई है। भारत में रिसाइकलिंग पार्क जो बनाया गया, प्रथम रिसाइकलिंग पार्क, प्रथम पार्क भारत में बना था भोपाल में, भोपाल एमपी। और अभी राजस्थान में पहला रिसाइकलिंग पार्क है ई वेस्ट के लिए, वो कहाँ पे बनाया जा रहा है? जयपुर में। और जयपुर में बनाया कहाँ पे जा रहा है? तो ये है धोलाई, धोलाई, जमुआ रामगढ़, वहाँ रामगढ़ में। देखो, राजस्थान का ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क की स्थापना कहाँ पे की जा रही है? जयपुर के थोलाई, जमुआ रामगढ़ का एक थोलाई गांव है, और इस थोलाई में इसकी स्थापना की जा रही है। अपने को इस चीज को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अभी देखो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार, इसके बारे में अपन थोड़ी चर्चा करेंगे। अभी हाल ही में 6 जून को इससे 6 जून जो 1984 को इस ऑपरेशन को स्टार्ट किया गया था, और 6 जून को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में अभी 2023 में बरसी उसकी मनाई गई थी। तो देखो ये ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किससे कैसे क्या है? तो हुआ क्या था, अकाली दल, अकाली दल में दो प्रकार के लोग थे, एक तो गर्मपंथी और एक नरमपंथी। तो जो चरमपंथी जो लोग थे, उन्हें चरमपंथी लोगों के द्वारा खालिस्तान की मांग की गई, खालिस्तान की मांग। और उन्होंने क्या किया, इन चरमपंथियों ने, इन उग्रवादियों ने अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर था, अमृतसरी स्वर्ण मंदिर, इस अमृतसर स्वर्ण मंदिर को अपना सैन्य अड्डा बना लिया, इसको हथियारों का गढ़ बना लिया। इन चरमपंथियों ने इसमें अड्डा स्थापित करके और
फिर ये विभिन्न प्रकार की हिंसक घटनाएं करने लगे। तब केंद्र सरकार ने 6 जून 1984 को एक सैन्य अभियान चलाया ताकि अमृतसर मंदिर से इन लोगों को, ये जो उग्रवादी लोग हैं, चरमपंथी लोगों को वहां से खदेड़ा जा सके। और ये अभियान चलाया जिसका नाम है ऑपरेशन ब्लू स्टार। और ये एक प्रकार का सैन्य अभियान है, सैन्य अभियान। और इस सैन्य अभियान के बाद ही अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से अकाली दल के जो चरमपंथी लोग थे उन चरमपंथियों को वहां से मार के भगा दिया गया। और इससे क्या हुआ था कि सिख समुदाय के लोग थे, उनका प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है। और वहां पे जब गोलियां चली तो सिख लोगों ने दंगे प्रारंभ कर दिए, क्योंकि उनकी धार्मिक भावनाओं पे वो ठेस पहुंचाने वाली घटना थी। और इसका परिणाम क्या हुआ था, 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। देखो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस घटना के बदौलत इस प्रकार का जो काम है वो हुआ था। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध कहां से है? ये 1984 की घटना से संबंधित है। एक सैन्य अभियान है, इंदिरा गांधी के द्वारा चलाया गया था। और पंजाब के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से खालिस्तानियों को निकालने के लिए यह अभियान चलाया गया था। अब आपको इस प्रकार के वीडियो है वो अभी तो स्टार्टिंग में 1 से लेकर के मैंने आपको बताया 7 जून तक का अपन ने पढ़ा है। अभी तो जल्दी जल्दी अपन इस वीडियो को आगे बनाएंगे। के बाद हर 7 दिन का आपको संडे को वीडियो इसका मिलेगा। धन्यवाद।